नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो टू स्टडी पर एक विशेष ऑडियो प्रस्तुति। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर आधारित ये विस्तृत ऑडियो बुक। ये ऑडियो किसी एक वर्ग या उद्देश्य तक सीमित नहीं है। ये उन सभी के लिए है जो समाज को समझना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि सत्ता कैसे काम करती है, और जो ये महसूस करते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई जाती है। आज हम कार्ल मार्क्स को केवल एक नाम के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार, एक दृष्टिकोण और एक चुनौती के रूप में सुनेंगे। कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के उन विचारकों में से हैं जिन्होंने मनुष्य को अपने समाज को नए तरीके से देखने के लिए मजबूर किया। मार्क्स ने कभी ये दावा नहीं किया कि वे सत्य के अंतिम प्रवक्ता हैं। उन्होंने केवल ये कहा कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसे समझने के लिए हमें उसकी सतह के नीचे देखना होगा। मार्क्स का पूरा चिंतन इस प्रश्न से शुरू होता है, मनुष्य वास्तव में कैसे जीता है? और यहीं से उनकी सोच उस दिशा में जाती है जहां दर्शन कल्पना नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ। ये वो समय था जब यूरोप तेजी से बदल रहा था। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं और नई शक्तियां उभर रही थीं। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को मशीनों के हाथों में सौंप दिया। शहर फैलने लगे, कारखाने खड़े होने लगे और गांवों से लोग काम की तलाश में शहरों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस प्रगति की चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। वो अंधेरा था मानव श्रम का शोषण। लोग दिन के 12-14 घंटे काम करते थे, पर जीवन बेहतर नहीं होता था। मजदूरी इतनी कम थी कि केवल जीवित रह पाना ही उपलब्धि बन गया था। मार्क्स ने इस स्थिति को केवल एक आर्थिक समस्या नहीं माना, उन्होंने इसे एक संरचनात्मक समस्या के रूप में देखा। एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जो कुछ लोगों को अत्यधिक लाभ देती है और बहुसंख्यक को लगातार वंचित रखती है। और यहीं से मार्क्स एक बहुत ही मूल प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य का जीवन किससे निर्धारित होता है? क्या उसके विचार उसकी दुनिया बनाते हैं या उसकी दुनिया उसके विचारों को आकार देती है? मार्क्स का उत्तर स्पष्ट था। मनुष्य की चेतना उसकी भौतिक परिस्थितियों से जन्म लेती है। यानी मनुष्य पहले जीता है, फिर सोचता है। मनुष्य पहले भोजन करता है, रहने की व्यवस्था करता है, काम करता है, उसके बाद वो नैतिकता, धर्म और राजनीति पर विचार करता है। यहीं से मार्क्स उस विचार की ओर बढ़ते हैं जिसे बाद में ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा गया। लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये इतिहास को देखने का एक नया चश्मा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास राजाओं की कहानियों से नहीं चलता, इतिहास विचारों की लड़ाई से नहीं बनता। इतिहास उस तरीके से बनता है जिस तरीके से समाज अपने लिए जीवन की वस्तुएं पैदा करता है। जब उत्पादन का तरीका बदलता है तो समाज की पूरी संरचना बदल जाती है। यही कारण है कि मार्क्स इतिहास को एक गतिशील प्रक्रिया मानते हैं। हर समाज में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में होता है और वही लोग समाज की दिशा तय करते हैं। मार्क्स के अनुसार यही असमान स्वामित्व समाज को वर्गों में बांट देता है। और यहीं से आता है मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध विचार, वर्ग संघर्ष। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास का हर युग वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक और वो वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और दूसरी ओर वो वर्ग जो केवल अपना श्रम बेचता है। इन दोनों के हित कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये संघर्ष हमेशा खुला नहीं होता। कभी ये कानून के रूप में सामने आता है, कभी नैतिकता के रूप में, कभी परंपरा के रूप में। लेकिन ये संघर्ष लगातार चलता रहता है और यही संघर्ष समाज को आगे बढ़ाता है। यहीं से मार्क्स राज्य की ओर देखते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है। राज्य एक ऐसा ढांचा है जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्था की रक्षा करता है। कानून, प्रशासन, सेना, ये सभी मिलकर उस शक्ति को स्थिर बनाए रखते हैं जिसके हाथ में उत्पादन का नियंत्रण है। लेकिन राज्य केवल बल का उपयोग नहीं करता, वो विचारों का भी उपयोग करता है। लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो व्यवस्था है वही स्वाभाविक है, कि असमानता जीवन का नियम है, कि बदलाव असंभव है। यही विचारधारा सबसे गहरी गुलामी बन जाती है। और यहीं पर मार्क्स धर्म की बात करते हैं। मार्क्स धर्म को व्यक्ति की आस्था के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। धर्म पीढ़ा को अर्थ देता है पर उसे समाप्त नहीं करता। इसलिए मार्क्स कहते हैं धर्म पीड़ित प्राणी की आह है। और यहीं से मार्क्स का दर्शन एक सवाल बन जाता है, क्या समाज को केवल समझना पर्याप्त है या उसे बदला भी जा सकता है? मार्क्स के लिए उत्तर स्पष्ट था। दुनिया की व्याख्या बहुत हो चुकी है, अब आवश्यकता है उसे बदलने की। और इसी विचार के साथ ये ऑडियो आगे बढ़ता है।
पूंजी, श्रम, शोषण और परिवर्तन की गहराई में उतरते हुए। आप सुन रहे हैं ऑडियो टू स्टडी। सुनते रहिए। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर समाज में इतना उत्पादन है, इतनी तकनीक है, इतनी संपदा है, तो फिर गरीबी क्यों बनी रहती है? अगर मशीनें मनुष्य का बोझ कम करने के लिए आई थीं, तो फिर मनुष्य पहले से ज्यादा थका हुआ क्यों है? यहीं से कार्ल मार्क्स पूंजीवाद की वास्तविक संरचना की ओर बढ़ते हैं। मार्क्स कहते हैं, पूंजीवाद केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ये एक संपूर्ण जीवन प्रणाली है जो मनुष्य के सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदल देती है। पूंजीवाद में उत्पादन मानव आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि लाभ यानी प्रॉफिट के लिए होता है। और यही एक छोटा सा अंतर पूरी व्यवस्था को अमानवीय बना देता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा है अधिशेष मूल्य। ये अवधारणा समझे बिना मार्क्स को समझना असंभव है। जब कोई श्रमिक काम करता है तो वो जितना मूल्य पैदा करता है उसे उतना मूल्य नहीं मिलता। उसे केवल उतनी मजदूरी दी जाती है जिससे वो अगले दिन फिर काम कर सके। बाकी मूल्य पूंजीपति के पास चला जाता है। यानी शोषण किसी एक व्यक्ति की बुराई नहीं, पूरी व्यवस्था की संरचना है। यही कारण है कि मार्क्स शोषण को नैतिक प्रश्न नहीं मानते, वे इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। पूंजीपति यदि दयालु भी हो तब भी शोषण समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगिता उसे मजबूर करती है कि वो लागत कम करे और लाभ बढ़ाए। और इस प्रक्रिया में मनुष्य एक वस्तु बन जाता है। मार्क्स इसे कहते हैं वस्तु पूजा, यानी कमोडिटी फेटिशिज्म। ये वो स्थिति है जहां वस्तुएं हमें शक्तिशाली लगने लगती हैं और मनुष्य गौण हो जाता है। हम वस्तु की कीमत देखते हैं लेकिन उस श्रम को नहीं देखते जो उसमें समाया है। हम ब्रांड को पहचानते हैं लेकिन मजदूर अदृश्य हो जाता है। और धीरे धीरे मनुष्य स्वयं से ही अलग हो जाता है। इसी को मार्क्स कहते हैं विसंयोजन, यानी एलियनेशन। मनुष्य अपने श्रम से अलग हो जाता है, अपने उत्पाद से अलग हो जाता है, दूसरे मनुष्यों से अलग हो जाता है और अंततः स्वयं से भी। काम जीवन की अभिव्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि केवल जीवित रहने का साधन बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां मार्क्स का दर्शन केवल आर्थिक नहीं रह जाता। मार्क्स यहाँ मानव पीढ़ा की बात करते हैं, एक ऐसी पीढ़ा जो चुप है लेकिन लगातार मौजूद है। और यहीं से वर्ग चेतना का जन्म होता है। वर्ग चेतना का अर्थ केवल क्रोध नहीं है। वर्ग चेतना का अर्थ है ये समझ कि मेरी समस्या व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यवस्था की समस्या है। जब श्रमिक ये समझ लेता है कि उसका शोषण अकेले उसके साथ नहीं बल्कि पूरे वर्ग के साथ हो रहा है, तभी परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। यही वो क्षण है जहां इतिहास करवट लेता है। मार्क्स के अनुसार हर व्यवस्था अपने भीतर अपने विनाश के बीज छुपाए रहती है। पूंजीवाद भी अपवाद नहीं है। जैसे जैसे पूंजी कुछ हाथों में सिमटती जाती है, वैसे वैसे असमानता बढ़ती जाती है और एक बिंदु पर यह असमानता असहनीय हो जाती है। यहीं से मार्क्स परिवर्तन की बात करते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। मार्क्स क्रांति को भावनात्मक उफान नहीं मानते, वे इसे सामाजिक विकास की परिणति मानते हैं। जब पुरानी व्यवस्था नई शक्तियों को रोकने लगती है, तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। और परिवर्तन का उद्देश्य सिर्फ सत्ता बदलना नहीं है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है एक ऐसा समाज जहां उत्पादन मानव आवश्यकता के लिए हो, जहां वर्ग न हो, जहां राज्य की आवश्यकता न रहे और जहां मनुष्य मनुष्य द्वारा शोषित न हो। ये कोई आदर्श स्वप्न नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक संभावना है। मार्क्स के लिए स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम है। जब मनुष्य को अपने श्रम, अपने समय और अपने जीवन पर नियंत्रण मिलता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव होती है। और इसी सोच के साथ कार्ल मार्क्स केवल एक दार्शनिक नहीं रहते, वे एक प्रश्न बन जाते हैं जो हर व्यवस्था से पूछा जाता है। क्या ये व्यवस्था मनुष्य के लिए है या मनुष्य इस व्यवस्था के लिए? अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दिन भर काम करता है, लेकिन उसका काम उसका अपना नहीं रहता। वो जिस चीज़ को बनाता है वो उससे दूर चली जाती है, और जितना अधिक वो बनाता है उतना ही अधिक वो स्वयं खोता चला जाता है। यही वो बिंदु है जहां मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद केवल शोषण नहीं करता, वे मनुष्य को खंडित कर देता है। मनुष्य को उसके श्रम से अलग, उसकी रचनात्मकता से अलग और अंततः उसकी मानवीय पहचान से अलग। मार्क्स के लिए श्रम केवल रोजगार नहीं है। श्रम मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य जब काम करता है तो वो केवल जीवित नहीं रहता,
वो स्वयं को प्रकट करता है। लेकिन जब वही श्रम केवल मजदूरी का साधन बन जाए तो मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। यही कारण है कि मार्क्स पूंजीवाद की आलोचना केवल आर्थिक आधार पर नहीं करते। वे इसे मानव विरोधी व्यवस्था मानते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो लाभ को केंद्र में रखती है और मनुष्य को साधन बना देती है। और इस पूरी व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए राज्य मौजूद रहता है। मार्क्स के अनुसार राज्य कभी भी समाज से ऊपर खड़ी कोई तटस्थ शक्ति नहीं रहा। राज्य हमेशा उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होती है। राज्य का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसका चरित्र वही रहता है। राजशाही हो, लोकतंत्र हो या सांवैधानिक शासन, यदि उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथ में हैं, तो राज्य भी उन्हीं की रक्षा करेगा। और यहीं से लोकतंत्र पर मार्क्स की आलोचना शुरू होती है। मार्क्स लोकतंत्र को नकारते नहीं हैं, लेकिन वे इसे अधूरा मानते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। मतदान का अधिकार उस व्यक्ति के लिए खोखला है जो रोजगार, भोजन और सुरक्षा से वंचित है। यानी कागज पर समानता और जीवन में असमानता। यही पूंजीवादी लोकतंत्र की मूल समस्या है। कानून सभी के लिए समान होता है, लेकिन परिस्थितियां समान नहीं होती, और असमान परिस्थितियों में समान कानून वास्तविक न्याय नहीं दे सकता। मार्क्स का समाधान सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है। उनका समाधान है संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, जहां श्रम किसी एक के लाभ के लिए नहीं, सभी की आवश्यकताओं के लिए हो। और इसी बिंदु पर मार्क्स साम्यवाद की बात करते हैं। लेकिन साम्यवाद मार्क्स के लिए कोई तयशुदा ढांचा नहीं है। ये कोई तैयार मॉडल नहीं जिसे जबरदस्ती लागू किया जाए। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो वर्ग संघर्ष से होकर गुजरती है। पहले वर्ग चेतना, फिर संघर्ष, फिर परिवर्तन। और परिवर्तन के बाद राज्य की भूमिका धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब वर्ग नहीं रहते तो दमन के उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं रहती। यही कारण है कि मार्क्स राज्य को अंतिम सत्य नहीं मानते। उनके लिए राज्य एक अस्थायी व्यवस्था है, एक ऐसा ढांचा जो तब तक मौजूद रहता है जब तक वर्ग मौजूद हैं। और जब वर्ग समाप्त होते हैं तो राज्य स्वयं लुप्त हो जाता है। ये विचार कट्टरपंथी लग सकता है, लेकिन मार्क्स इसे भावनात्मक नहीं, ऐतिहासिक तर्क से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, जैसे दास समाज में राज्य का स्वरूप अलग था, सामंती समाज में अलग और पूंजीवादी समाज में अलग, वैसे ही भविष्य में राज्य की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। मार्क्स की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे भविष्य की कल्पना हवा में नहीं करते। वे हर निष्कर्ष को इतिहास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना से जोड़ते हैं। इसीलिए मार्क्स को पढ़ना या सुनना केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, ये स्वयं से और समाज से एक गहरी मुठभेड़ है। ये विचार यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। मार्क्स के विचार आज भी सवाल पूछते हैं। आज की दुनिया से, आज की राजनीति से और हमसे अब एक प्रश्न उठता है, क्या शोषण केवल फैक्ट्रियों तक सीमित है, या ये हमारे विचारों, हमारे संबंधों और हमारे सपनों तक फैल चुका है? मार्क्स का उत्तर स्पष्ट है। पूंजीवाद केवल उत्पादन की प्रणाली नहीं है, ये मानसिकता बन जाता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज़ का मूल्य होता है, समय का, संबंधों का और यहाँ तक कि भावनाओं का भी, यानी मनुष्य खुद को भी। अगर ये विचार यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर ये शब्द आपके भीतर कोई प्रश्न जगा रहे हैं, तो ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। आप ऐसे ही गहरे विचारों, विस्तृत ऑडियो नोट्स और सीखने की इस अलग शैली के लिए ऑडियो टू स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ ज्ञान जल्दी में नहीं परोसा जाता, यहाँ विचारों को समय दिया जाता है।